आपना गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा छठी का विज्ञान का पाठ 8वां लेकर, जो है शरीर में गति। शरीर में किस प्रकार गति होती है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर होता है वो कई प्रकार की गति करता है। देखा होगा आपने, जो हमारा जो शरीर होता है, जो कोई कार्य करता है तो इधर से उधर जाता है, तो ये हमारी क्या होगी, शरीर में गति होगी। या हमारे के हम विद्यालय में जाते हैं या महाविद्यालय में जाते हैं या हम बाजार जाते हैं, तो घर से जाते हैं और वापस आते हैं, तो ये हमारे शरीर में गति होगी। या खेलते हैं, कूदते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे शरीर में गति होती है। देखो, शरीर में गति, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं या विद्यालय या बाजार में जाते हैं या खेलते या कूदते हैं और हमारे शरीर में क्या होती है, गति होती है। ये हमारे क्या हो गया, हमारे शरीर में गति होती है। अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र। क्या होता है हमारा कंकाल तंत्र? अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि से हमारा मानव कंकाल का निर्माण होता है, ये बनता है। ये कंकाल शरीर का पिंजरा बनाता है। जो कंकाल होता है क्या करता है, शरीर का पिंजरा बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। तथा एक कंकाल क्या होता है, चलने में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? वो चलने में सहायक होता है और वह आंतरिक भागों की क्या करता है, रक्षा करता है हमारी। तो ये क्या है, हमारा कंकाल तंत्र। अब हम बात करते हैं आपकी अस्थियों के बारे में। जो अस्थियां होती हैं हमारी, मानव कंकाल, खोपड़ी, मरुदंड, वक्ष की अस्थियां, हाथ और पैर हमारी अंश मेखलाओं से। जो हमारा हाथ है, वो हमारा जो भुजा है, वो अंश मेखलाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और जो श्रोणी मेखलाएं, जो हमारे पैर है, टांगे हमारी श्रोणी मेखलाओं से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो कंकाल होता है, अस्थियां होती है, इसमें जो कंकाल होता है वो बहुत ही कठोर भाग होता है तथा जिसे मोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे हमारी खोपड़ी होती है, अंदर की हड्डियां होती है, अस्थियां होती हैं, वो किसे क्या करते हैं, हमारा कठोर भाग होता है, उसे हम मोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं खोपड़ी। खोपड़ी क्या होती है हमारी खोपड़ी? जो ऊपर का भाग होता है उसे हम खोपड़ी कहते हैं। देखो, चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया, खोपड़ी के जो पीछे वाला पूरा हिस्सा होता है हमारा, खोपड़ी माता है। ये अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। क्या करती है, अस्थियां छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं उनसे जुड़ने से हमारी क्या बनती है, खोपड़ियां बनती हैं। ये हमारे अत्यंत अंग मस्तिष्क होता है हमारा, जो अंदर खोपड़ी के अंदर, उसको क्या करते हैं, परिबद्ध करके उसके सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? हमारी खोपड़ी प्रदान करते हैं हम। अब हम बात करते हैं पसली पिंजर की। क्या होता है ये पसली पिंजर? पसली पिंजर वक्ष की अस्थियों को पसलियां कहते हैं। जो पसलियां हैं विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई होती हैं। पसलियां क्या होती हैं हमारी, जो मुड़ी हुई होती हैं और मुड़कर एक शंकु रूपी बक्से की क्या कर लेती है, रचना कर लेते हैं। तथा पसली पिंजर ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे हमारे महत्वपूर्ण अंग है हृदय, हमारा जो हृदय है, और उसे लीवर है और फेफड़े हैं जो अंदर होते हैं हमारे पसलियों के, उसकी क्या करती है, ये रक्षा करती है। देखो, ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया, पसली पिंजर है हमारा अंदर का, आगे का पसलियाँ ये हमारी, ये क्या एक शंकु रूपी बक्से की भी आकृति ले लेती हैं और ये क्या कर लेती है हमारे, ये क्या विशिष्ट रूप से मुड़ी भी हुई होती हैं और जुड़कर एक शंकु रूपी बक्से की भी रचना करती हैं। ये एक पिंजरा है, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हृदय, लीवर, फेफड़े की क्या करती है, आदि की हमारी रक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरे के बारे में। एक्सरे क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, जो डॉक्टर होता है वो कहता है व्यक्ति से नहीं कि तुम एक्सरे करवा के लेकर आओ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति के हड्डियों में दर्द होता है तो वो एक्सरे का कहता है। तो जैसे डॉक्टर एक्सरे कहता है, वो क्या करता है, एक्सरे जो लेके आता है तो व्यक्ति उसे एक्सरे को देख के ही वो अस्थियों में, हड्डियों में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में उसे दवाई देता है बाद में। तो इसी के बारे में ये एक्सरे एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक्सरे किरणों की सहायता से, एक्सरे की जो किरणें हैं उनकी सहायता से हड्डियों की आकृति फिल्म पे उतारा जाता है।
चिकित्सक एक्सरे फिल्मों का जो उपयोग है अस्थियों को हुई संभावित क्षति की क्या करता है, जानकारी प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हमें एक्सरे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? कंकाल के वे अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितना क्या होता है, हड्डियों जितना कठोर नहीं होता, हड्डियों की तरह क्या ज़्यादा कठोर नहीं होता ये, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? मोड़ सकते हैं, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कान का ऊपरी भाग होता है, ये वाला ऊपरी भाग होता है, ये निचला भाग होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? मोड़ सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? उपास्थि कहते हैं। अब हम बात करते हैं पेशियाँ। क्या होती है पेशियाँ? हाथ का उभरा जो पेशियाँ होती है वो हाथ का उभरा हुआ भाग या हाथ में संकुचन या शिथिलन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेशियाँ कहते हैं। नहीं समझे? देखो मैं बताती हूँ आपको चित्र के माध्यम से। ये हमारा एक चित्र है, ये पेशियाँ हैं, ये हमारा जैसे इस प्रकार हाथ हमने कर लिया। इस प्रकार हम हाथ करने के बाद ये वाला भाग होता है, आपने देखा होगा ऊपर क्या हो जाता है हमारा? संकुचन, इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसा भाग करते तो ऊपर का तो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर की संकुचन, और नीचे क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है, सिंपल रहता है, वो हो गया शिथिलन। ठीक है, तो ये क्या हमारा? ये हाथ है, इसको हम इस प्रकार मोड़ेंगे तो ऊपर हमारा मोटा हुआ भाग संकुचन इकट्ठा हो जाता है और नीचे वाला शिथिलन रह जाता है। तो ये क्या बताया इसमें? यही बात बताई है पेशियों के बारे में। और दूसरा है हमारा जो है शिथिलन। जो ये हाथ है बिल्कुल सीधा रखेंगे, सीधा रखा हमने, सीधा रखने के बाद हमारा क्या हो जाता है? जो ऊपर का भाग होता है ये तो क्या हो जाता है? ऊपर का आपने देखा ये तो शिथिलन हो गया, पर नीचे देखा नीचे वाला भाग वो क्या हो जाता है? हमारा संकुचन हो जाता है, क्योंकि नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या होता है? शिथिलन विधि हो जाती है। देखो आप, तो पेशियाँ किसे कहते हैं? हाथ का जो उभरा हुआ भाग, ऊपर का फूला हुआ भाग भी होता है, या हाथ में संकुचन, ऊपर संकुचन और नीचे शिथिलन होते हैं, तो उसे हम पेशियाँ भी कहते हैं। पेशियाँ दो प्रकार की होती है, संकुचन, एक तो संकुचन कहलाती है, दूसरी शिथिलन। जो संकुचन है, जब पेशियाँ पास आ जाती हैं, ऐसे मोड़ दी तो हमने क्या हो गया? वो हमारे पेशियाँ क्या हो जाती हैं? पास आ जाती है, पास आ जाती है, और क्या हो जाती है? वो मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो मोटी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। तो ऊपर का भाग संकुचन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संकुचन है। बात करते हैं हम शिथिलन। शिथिलन क्या होता है? जब पेशियाँ फैल जाती हैं, सीधा हाथ कर लिया, पेशियाँ क्या हो गई? फैल जाती हैं, तो यह पतली हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, सीधा हाथ हो जाता है अपना, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर के भाग को हम शिथिलन। बात करेंगे मरुदंड के बारे में। मरुदंड जो होती है रीढ़ की हड्डी, हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे हम सीधा खड़े हो सकते हैं और नीचे झुक भी सकते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में। मरुदंड जो चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा मरुदंड का चित्र है। हमारी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार होती है। ये अनेक छोटी छोटी क्या होती है? अस्थियाँ होती है, छोटी छोटी अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ होती हैं। उनसे मिलकर क्या बनती हैं? केशरुकाएँ बनती है, केशरुकाएँ बनती हैं। ये हमें सीधा खड़ा रहने एवं झुकने में सहायता करती है। कौन करती है? मरुदंड या रीढ़ की हड्डी। अब हम बात करते हैं मेखलाएँ। क्या होती हैं मेखलाएँ? हमारे हाथ पैर, जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो सीधे मरुदंड से जुड़े नहीं होते हैं। ये क्या होती है? वे मेखलाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके जुड़े होते हैं? मरुदंड से तो नहीं जुड़े होते। ये किससे जुड़े होते हैं? मेखलाओं से जुड़े होते हैं। जो हमारी भुजा है, जो हमारी ये भुजा है, ये तो हमारी अंश मेखलाओं से जॉइंट है, जुड़ी हुई है। ऐसे ही हमारे जो पैर है, जो हमारी टांगे हैं, वो है श्रोणि मेखलाओं से जुड़ी हुई है। वही बात इसमें बताई है। हमारे हाथ पैर सीधे मरुदंड से जुड़े नहीं होते हैं, वे मेखलाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। हमारी भुजाएं अंश मेखला, हमारी जो भुजा है, हाथों की भुजाएं किससे जुड़ी हुई है? अंश मेखला से। और हमारे पैर जो हैं श्रोणि मेखलाओं से जुड़े हुए हैं। ये हमारी क्या है? मेखलाएं। अब हम बात करते हैं श्रोणि अस्थियों के बारे में। श्रोणि अस्थियाँ, श्रोणि अस्थियाँ एक बॉक्से के समान संरचना बनाती है, बॉक्स के रूप में एक संरचना बनाती है, जो हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की क्या करती है? पूरी
रक्षा करती हैं। ये हमारा पीछे का हिस्सा होता है जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये क्या थी, हमारी अमाशरोणी अस्थियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाथ की अस्थियों के बारे में। हाथ की अस्थियाँ किसे कहते हैं? जो हाथ की हड्डियाँ हैं वो अंश मेखलाओं से ज्वाइंट है। मैंने बताया ना आपको, जो हमारे हाथ है वो किससे ज्वाइंट है, हमारे हाथ जुड़ा हुआ है हमारी अंश मेखलाओं से जुड़ा हुआ है। हमारा ऊपरी हाथ में, जो ऊपर का हाथ है उसमें केवल एक हुमरस हड्डी पाई जाती है, और निचले हाथ में, जो नीचे हाथ है, कोहनी से नीचे का हाथ है, उसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, जो है रेडियस, एक तो रेडियस, दूसरी है अल्ना। रेडियस और अल्ना नाम की हड्डियां पाई जाती हैं। जो निचला हाथ होता है हमारा कलाई का, कलाई से जुड़ा होता है, जो हमारा क्या होता है, बहुत लचीला होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कार्पल नाम की क्या होती है, हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, जो हमें आपको हाथ के डायग्राम के द्वारा बताया। ये हमारी क्या है, कंधे, और कंधे से जुड़ा हुआ है हमारा हाथ की हड्डियाँ, और इसको हमें, इसमें क्या होती है, हुमरस हड्डियाँ होती हैं दोनों इसमें। इसके बाद कोहनी से नीचे की अल्ना और रेडियस हड्डियाँ पाई जाती है दोनों हाथों में। और जो हमारी ये हाथ हैं इनमें छोटी छोटी होती है बिल्कुल हड्डियाँ, वो होती है कार्पल हड्डियाँ होती हैं। तो जो एक हड्डियाँ है, मतलब जो एक हाथ है हमारे, उसमें 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दूसरे हाथ में हमारे दोनों हाथों को मिलाकर हमारी कितनी पाई जाती हैं, 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये थी हमारी हाथ की हड्डियाँ। अब हम बात करेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। जो जंतु हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आसमान में पक्षी उड़ता है, अपनी प्रकार की गति करता है, ऐसे ही मछली है जो जल में रहकर अपनी गति करती है। उसी प्रकार जो सर्प होता है वो जमीन पर रेंगकर अपनी गति करता है। तो जंतुओं की अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कई प्रकार के जंतुओं की गतियाँ अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से करते भी हैं। जैसे केंचुए की गति, फर्स्ट नंबर पर है केंचुए की गति। केंचुए में जो गति होती है, शरीर की पेशियों के बारी बारी पर क्या करती है, वो अपनी क्या होता रहता है, विस्तरण होता रहता है और संकुचन होता रहता है। शरीर की अर्ध सतह पर उसमें क्या होता है, सूक्ष्म केंचुओं को भूमि से पकड़ने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। तो जैसे देखो, ये क्या है, हमारी संकुचन, और ये विस्तरण। पहले संकुचन था, फिर विस्तरण हो गया। ऐसे इसमें क्या है, विस्तरण और विस्तरण से फिर संकुचन है। ये क्या है, अपनी गति में परिवर्तन है। जैसे गति करता रहता है, अब पहले संकुचन की गति करी, फिर धीरे धीरे करके वो किस में आ गया, विस्तरण की गति चलने लगी। फिर विस्तरण की गति चलती है, फिर करते करते वो संकुचन की गति। इस प्रकार क्या होता है, केंचुआ अपनी गति करता रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था। सेकंड नंबर पे था घोंघा की गति। जो घोंघा की गति है, जो घोंघा जो अपनी गति करता है, वो अपनी पेशी पादों की सहायता से अपनी गति करता रहता है। ये घोंघा का चित्र है। ये घोंघा है जो पेशी पादों की सहायता से क्या कर रहा है, अपनी गति करता रहता है। हम तीसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं कॉकरोच या तिलचट्टे की गति। कॉकरोच और तिलचट्टे की गति किस प्रकार होती है। जो तिलचट्टा का जो शरीर होता है, उसका जो शरीर होता है या पैर क्या होता है, कठोर आवरण से क्या होता है, वो ढका रहता है। किससे ढका होता है, कठोर आवरण से ही ढका होता है, जो बाह्य कंकाल बनाता है। क्या बना रहा है वो, ये कॉकरोच का चित्र तिलचट्टे का, जो अपना क्या होता है, बहुत ही कठोर आवरण से ढका हुआ होता है, और ये क्या करता है, बाहरी आवरण से ढका होता है। और ये क्या करता है, बाह्य कंकाल भी बनाता है, बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां से तीन जोड़ी पैरों की और 2 जोड़ी पंखों से क्या करता है, ये जुड़ा होता है, और वह तिलचट्टे को उड़ने में क्या करता है, ये सहायता करता रहता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, पक्षी की गति। जो पक्षी है, जो पक्षी होता है, वो आसमान में उड़ के अपनी किस प्रकार गति करते रहता है। पक्षियों की जो दृढ़ पेशियां होती हैं तथा हल्की अस्थियों से मिलकर वह उड़ने में वो सहायता करते रहते हैं। तथा जो पक्षी होता है वो अपने पंखों के माध्यम से जमीन से आसमान में उड़ता रहता है।
जो हमारा पक्षी का डायग्राम है, ये क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, मछली की गति। मछली किस प्रकार गति करती रहती है। मछली शरीर के दोनों ओर क्या करती है, एकांतर क्रम में वलय बनाकर अपनी वलय बनाते हुए क्या करती है, वलय बनाते हुए अपने जल में वलय बनाकर जल में तैरती रहती है। क्या करती है, जल में तैरती रहती है। तो मछली किस प्रकार गति करती है, जल में रहकर तैरकर वह अपनी गति प्रदान करती रहती है। फिर 6ठे पॉइंट पे है सर्प की गति। जो सर्प होता है, सांप होता है, किस प्रकार गति करता है। जो सर्प है, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर क्या करते हैं, वलयाकार गति करता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, चलता रहता है, आगे की ओर फिसलता हुआ है, आगे की ओर चलता है, फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उसमें क्या होती है, सांप में बहुत सारी अस्थियां एवं जुड़ी पेशियां और पेशियां शरीर को क्या करते हैं, आगे की ओर क्या करता है, धक्का लगाती है। देखा, जैसे ये सर्प का चित्र है, ये आगे की ओर क्या कर रहा है, धक्का लगाता रहता है, आगे की ओर चलता रहता है। जो हमने क्या पढ़ा, जंतुओं की चाल के बारे में। जो केंचुआ किस प्रकार अपनी गति करता रहता है, जो क्या करता है, पहले संकुचन फिर विस्तरण, विस्तरण संकुचन, इस प्रकार की उसकी गति होती रहती है, चलता रहता है वो जमीन पर। फिर घोंघा की गति, जो पेशीय पादों की गति से करता है। जो फिर बात है कॉकरोच की गति के बारे में, तिलचट्टा गति, जो कठोर आवरण से ढका होता है, बाह्य कंकाल बनाता है, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, और ये उड़ने में सहायता करता है, उड़ने में सहायता करता रहता है कॉकरोच। फिर बात करते हैं हम पक्षी की गति। पक्षी कैसा, जो आसमान में उड़ता है। पक्षी जैसे कबूतर है, चिड़िया है, वो आसमान में उड़कर अपनी गति करती रहती हैं। इनमें दृढ़ पेशी और हल्की अस्थियां होती हैं, जो पंखों के माध्यम से फड़फड़ा के उड़ जाती हैं। फिर बात करते हैं मछली की गति। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में क्या करती रहती हैं, वलय बनाकर जल में तैरती रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। अब बात करते हैं हम सर्प की गति। जो सांप है वो किस प्रकार गति करता है, वो भी एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए आगे भूमि में वलयाकार गति करता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। और आगे क्या करता है, वो अपनी उसमें जो सांप होता है उसमें बहुत सारी अस्थियां होती हैं और जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर बढ़ाती रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है। इस प्रकार ये गति करते रहते हैं। ये सब जंतुओं की चालें थी, जो अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।